करंट अफेयर्स एंड न्यूज़ एनालिसिस की सीरीज में आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ कोरोना ट्रीटमेंट। न्यू ब्रेक थ्रू इन कोरोना ट्रीटमेंट। एक वीडियो मैंने इस पे पहले भी बनाई थी जिसमें मैंने आप लोगों को उन मेडिसिन के बारे में बताया था जो उस समय तक कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट्स को दी जा रही थी। मेडिसिन और टेक्निक्स दोनों चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया था। तब से लेके अब तक दोस्तों कुछ नए डेवलपमेंट्स हुए हैं, कुछ नए ड्रग्स की खोज हुई है, कुछ नए ड्रग्स का ट्रायल हुआ है जिन्होंने बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं और दुनिया भर में उनको मिरेकल ड्रग कहा जा रहा है कि इन ड्रग्स से कोरोना को कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसे ही भारत में भी कुछ एक ड्रग्स का डेवलपमेंट हुआ है। तो वे कौन से ड्रग्स हैं, कौन सी मेडिसिन हैं जिनके दम पे अभी ये कहा जा रहा है कि हम कोरोना को कंट्रोल कर ले जाएंगे, हम उन्हीं के बारे में आज डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों मैंने आपको पहले जो बताया था मैं उसका एक आपको ओवरव्यू दे देता हूं कि कौन कौन सी मेडिसिन कोरोना के ट्रीटमेंट में यूज की जा रही हैं। तो सबसे पहली जो मेडिसिन थी रेमडेसिविर, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये 2014 में यूएस में डेवलप की गई थी इबोला के इलाज के लिए। जो इबोला वायरस उसमें फैला हुआ था उसके इलाज के लिए इसका डेवलपमेंट हुआ था। ये एक एंटीवायरल ड्रग है और कोरोना के ट्रीटमेंट में इसने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी 10,000 टैबलेट्स इसके 10,000 टैबलेट्स के प्रोक्योरमेंट का ऑर्डर दिया है और बांग्लादेश वगैरह में भी इसका कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हो गया है। तो इस ड्रग ने काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए। जो नेक्स्ट ड्रग है दोस्तों वो है फेविपिराविर। फेविपिराविर ये 2014 में ही जापान में डेवलप किया गया था। ये एक एंटी इन्फ्लुएंजा है और एंटीवायरल ड्रग है। दोस्तों ये जो ड्रग है इसका नाम आप ढंग से याद कर लीजिए, फेविपिराविर, क्योंकि फेविपिराविर के बेस पे ही इंडिया में एक नए ड्रग को बनाया जा रहा है जिससे कि कोरोना के ट्रीटमेंट करने की बात की जा रही है कि अब हम इससे कोरोना को ठीक कर ले जाएंगे। तो इस ड्रग के नाम को आप ढंग से याद कर लीजिए। अभी मैं इंडिया में इसके बेसिस पे कौन से ड्रग को डेवलप किया गया है उसके बारे में आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। जो नेक्स्ट ड्रग है, जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है टोसिलीजुमैब। ये जो टोसिलीजुमैब है ये अर्थराइटिस के पेशेंट्स को दिया जाता है और इससे भी कोरोना में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। महाराष्ट्र और गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र में और मुंबई में अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इस मेडिसिन को फ्री में बांटा है। उन्होंने ये कहा है कि हमने इससे 100 से ज़्यादा जो पेशेंट्स हैं उनको ठीक किया है। तो ये ड्रग भी कोरोना में काफ़ी फायदेमंद रही है। जो नेक्स्ट ड्रग है वो है इटोलीजुमैब। इटोलीजुमैब जो है दोस्तों इसका डेवलपमेंट भारत में हुआ है। भारत की एक कंपनी है बायोकॉन, इसने डेवलप किया था और इसका जो यूज होता था वो स्किन ट्रीटमेंट के लिए होता था, लेकिन इसने कोरोना के ट्रीटमेंट में भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिखाए हैं। जो नेक्स्ट ड्रग है वो है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। इसके बारे में आपने न्यूज़ में बहुत सुना होगा। जो यूएस के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा था कि ये एक मिरेकल ड्रग है, इससे कोरोना को हम कंट्रोल कर ले जाएंगे। लेकिन ये जितना मिरेकल नहीं था उससे ज़्यादा ये कंट्रोवर्शियल ड्रग बन चुका है। डब्ल्यूएचओ ने एक बार इसका ट्रायल रोका ये कहते हुए कि इससे कोरोना में कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है, बल्कि अगर पेशेंट्स में कुछ और दिक्कत है, कुछ और परेशानी है, जैसे वो डायबिटिक है या हार्ट का पेशेंट है या उसको किडनी में कुछ दिक्कत है, तो ये उसके लिए घातक और साबित हो रहा है। तो ये डब्ल्यूएचओ ने इसका ट्रायल एक बार रोका, फिर एक्सपर्ट्स ने कहा कि नहीं ये ड्रग सही है, फिर उसने इसका ट्रायल फिर से शुरू किया और अभी फिर से इसके ट्रायल को रोक दिया गया है। ये एक एंटी मलेरिया ड्रग है और भारत इसका सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ये भारत में ही बनाया जाता है। फिर नेक्स्ट जो है दोस्तों ये एक ड्रग का कॉम्बिनेशन है डॉक्सीसाइक्लिन और आइवरमेक्टिन। ये जो डॉक्सीसाइक्लिन और आइवरमेक्टिन है इसमें ये एंटीबायोटिक है। डॉक्सीसाइक्लिन और आइवरमेक्टिन जो है ये पैरासिटिक राउंड वॉर्म के लिए दी जाती है, जो पेट में कीड़े होते हैं उनको मारने की ये दवाई है। तो दोस्तों ये जो कॉम्बिनेशन है ये सबसे पहले बांग्लादेश में दिया गया। बांग्लादेश ने ये दावा किया कि हमारे 60 पेशेंट्स विदिन 48 आवर्स इससे रिकवर हुए हैं। 48 आवर्स में हमारे पेशेंट्स कोविड के इससे ठीक हुए हैं और 100% रिजल्ट रहा है। तो और इंडिया में भी केरला वगैरह में इस कॉम्बिनेशन को दे करके पेशेंट्स को ठीक कर रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन जो है इससे भी कोरोना का इलाज चल रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है वो है रिटोनाविर और लोपिनाविर। ये जो कॉम्बिनेशन है दोस्तों ये एचआईवी के ट्रीटमेंट में यूज होता है। ये एक एंटीवायरल ड्रग है दोनों के दोनों, तो इनसे भी कोरोना के ट्रीटमेंट की बात
चल रही है। इसके अलावा मैंने आपको कहा था दोस्तों कि हमारी आयुष मिनिस्ट्री जो है और जो हमारे आयुर्वेद और जो नेचुरोपैथी के एक्सपर्ट्स हैं वो सब भी कोरोना के ऊपर अपना रिसर्च कर रहे हैं। इसी तरीके से आईआईटी दिल्ली और जापान का एक आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट है, उन दोनों ने मिलकर के एक रिसर्च किया था और उस रिसर्च में इन्होंने ये बताया था कि अश्वगंधा जो है ये एक आयुर्वेदिक ड्रग है, और प्रोपोलिस का मतलब जो मधुमक्खी के छत्त का गोंद होता है, मधुमक्खी के छत्ते का जो गोंद होता है वो, इन दोनों से भी कोरोना का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। इस रिसर्च में दोस्तों इन लोगों ने यह भी बताया था कि अश्वगंधा से तो हम कोरोना की जो वैक्सीन है उसको भी डेवलप कर सकते हैं। तो इन मेडिसिन के बारे में मैंने आपको बता दिया था, इनसे अभी तक कोरोना का इलाज चल रहा था। अब मैं आपको उन मेडिसिन के बारे में बताता हूँ जिनको कि अभी नया डेवलप किया गया है या जिनके बारे में अभी पता चला है। तो जो सबसे पहली मेडिसिन है जिसके बारे में अभी पता चला है वो है डेक्सामेथासोन। ये जो डेक्सामेथासोन है दोस्तों, इसके बारे में जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च टीम है उन्होंने ये बताया है कि जो भी सीरियस पेशेंट्स हैं कोविड-19 के, वो इससे ठीक हुए हैं और इस मेडिसिन ने उनके ऊपर बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। ये जो डेक्सामेथासोन है दोस्तों, ये एक एस्टेरॉइड है, आर्टिफिशियल एस्टेरॉइड है, सिंथेटिक हार्मोन है ये। अब ये सिंथेटिक हार्मोन है तो इसका मतलब ये है कि ये उन लोगों को दिया जाता है जिनकी बॉडी में नेचुरली कुछ हार्मोन्स डेवलप नहीं हो रहे हों। वो कौन से हार्मोन है जिनके ना डेवलप होने पर ये मेडिसिन दी जाती है? वो होते हैं नेचुरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ये जो नेचुरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं इनको हम जनरल लैंग्वेज में स्टेरॉइड्स कहते हैं। ये जो स्टेरॉइड्स होते हैं दोस्तों, इनको जो सिक्रीट करता है वो हमारी एड्रेनल ग्लैंड करती है। ये जो एड्रेनल ग्लैंड है ये हमारे किडनी के जस्ट ऊपर होती है और यही इन स्टेरॉइड्स को सिक्रीट करती है, डेवलप करती है। ठीक है, तो जिन लोगों के बॉडी में ये स्टेरॉइड ठीक से डेवलप नहीं होते हैं, ठीक से सिक्रीट नहीं होते हैं, उन लोगों को डेक्सामेथासोन दिया जाता है। तो ये बहुत ही चीप मेडिसिन है, बहुत ही ज़्यादा वाइडली अवेलेबल है, इसी वजह से इसको मिरेकल ड्रग भी कहा जा रहा है कि अगर इसने जो ट्रायल के रिजल्ट्स हैं वो वैसे रिजल्ट्स आम जनता पे दे दिए, आम जो पेशेंट्स हैं उन पे दे दिए, तो ये कोरोना को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर ले जाएगा। अब हम जानते हैं दोस्तों कि ये वर्क कैसे करता है। तो पार्ट ऑफ द वे इट वर्क्स इज बाय सप्रेसिंग द इम्यून सिस्टम। ये दोस्तों एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को काम करने से रोकता है, ज्यादा काम करने से रोकता है और उससे कोरोना के पेशेंट्स का इलाज करता है। अब आप ये सोचेंगे कि इसमें तो हम लोग सबके सब अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हैं, तो फिर ये हमारे इम्यून सिस्टम को रोक करके कैसे कोरोना के पेशेंट को ठीक कर रहे हैं? तो ये समझिए आप कि जो कोरोना के पेशेंट्स हैं, जो सीवियर पेशेंट्स हैं, जो सीरियस पेशेंट्स हैं, उनके अंदर एक ये टेंडेंसी होती है इस वायरस की वजह से कि उनकी जो इम्यून सिस्टम होता है, उनका जो इम्यून सिस्टम होता है वो कोरोना की वजह से जो कोरोना वायरस से अफेक्टेड सेल्स हैं, जो सेल्स कोरोना वायरस से अफेक्टेड हैं, उनके ऊपर तो अटैक करता ही है, साथ ही साथ में वो सेल्स जो कि कोरोना वायरस से अफेक्टेड नहीं है हमारी बॉडी के, उन सेल्स के ऊपर भी अटैक करने लग जाता है हमारा खुद का इम्यून सिस्टम, खास करके हमारे लंग्स को। जो हमारे सीरियस पेशेंट्स हैं कोरोना के, उनमें ये टेंडेंसी होती है। तो ये जो एस्टेरॉइड है ये जब उनकी बॉडी में जाता है तो हमारी इम्यून सिस्टम को वो जो सेल्स जो कि कोरोना से संक्रमित नहीं है उनके ऊपर अटैक करने से रोकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो सीरियस पेशेंट्स हैं उनको बचाता है। तो डेक्सामेथासोन हेल्प्स प्रिवेंट दिस ओवर रिएक्शन सो दैट ओनली इन्फेक्टेड सेल्स आर टारगेटेड बाय द इम्यून सिस्टम। ये ऐसी इम्यून सिस्टम को ऐसा बना देता है कि जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं कोविड-19 के, केवल उन्हीं को टारगेट करे, उन्हीं को रिपेयर करने की कोशिश करे, जो कोविड-19 से अफेक्टेड नहीं है उनको हार्म ना पहुंचाए। तो ये जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च है, इसने ये दिखाया कि जो वेंटिलेटर्स पे पेशेंट थे उनमें से 1/3 पेशेंट ठीक हो गए और जिन पेशेंट्स को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही थी उन पेशेंट्स में से 1/5 पेशेंट्स ठीक हो गए। तो इस वजह से इस ड्रग को बहुत ही ज्यादा अच्छा और पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला ड्रग माना जा रहा है। अब जो दोस्तों नेक्स्ट ड्रग है, ये तो मैंने आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च का बताया। अब मैं आपको इंडियन ड्रग के बारे में बताता हूं। इंडिया में एक नया ड्रग डेवलप किया जा रहा है, नया ड्रग नहीं है, ड्रग पुराना ही है, बस इंडिया में इसकी मैन्युफैक्चरिंग अब शुरू होने जा रही है और ये ड्रग है फेबिफ्लू। ये जो फेबिफ्लू है दोस्तों, फेबिफ्लू इज द फर्स्ट ओरल फेविपिराविर।
ये मैंने आपको बताया था जब मैं अभी आपको बता रहा था कि जो फेविपिरावीर है ये जापानी ड्रग है। 2014 में जापान में इसका डेवलपमेंट हुआ था। ये एक एंटी इन्फ्लुएंजा और एंटीवायरल ड्रग है। इसी पे बेस्ड जो एक इंडियन कंपनी है ग्लेनमार्क फार्मा ने फेबिफ्लू नाम से इस फेविपिरावीर को बनाया है। यानी कि मार्केट में ये किस नाम से मिलेगी? फेबिफ्लू के नाम से मिलेगी। अभी मैंने आपको जिन ड्रग्स के बारे में शुरुआत में बताया था कि इन सारे ड्रग्स को कोरोना के पेशेंट्स को दिया जा रहा है ताकि वो ठीक हो सके। इन सारे के सारे ड्रग्स में से जिसने हर एक ट्रायल में, हर एक रिसर्च में जिस ड्रग ने सबसे अच्छे रिजल्ट दिए हैं वो ड्रग है फेविपिरावीर। फेविपिरावीर ने सबसे अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। फेविपिरावीर की अब तक इंडिया में कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही थी, ओरल टैबलेट्स के रूप में कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही थी। तो अब इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग करेगा वो ग्लेनमार्क फार्मा करेगा। ठीक है, ग्लेनमार्क फार्मा दोस्तों ये एक मुंबई बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी है और ये फेबिफ्लू नाम से मार्केट में फेबिफ्लू ब्रांड नेम से इन टैबलेट्स को निकालेगा। ये दोस्तों एक प्रेस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन होगी। बगैर प्रिस्क्रिप्शन के आपको ये मेडिसिन नहीं मिलेगी, ना अस्पताल में मिलेगी ना किसी मेडिकल स्टोर पे मिलेगी। और अगर कोई डॉक्टर किसी कोरोना पेशेंट को ये दे रहा है, फेबिफ्लू दे रहा है, तो उस कोरोना पेशेंट का एसेंट मिलना भी जरूरी है। यानी कि उस पेशेंट से लिखित में उसको लेना पड़ेगा कि मैं आपको फेबिफ्लू दे रहा हूं, आप राजी हो, आप चाहते हो कि मैं आपको फेबिफ्लू दूं। अगर वो पेशेंट डॉक्टर को कहेगा कि हाँ ठीक है आप मुझे फेबिफ्लू दे दो, तभी डॉक्टर उस पेशेंट को फेबिफ्लू दे पाएगा। ठीक है, तो और ये दोस्तों ओरली एडमिनिस्टर किया जाता है, यानी टैबलेट रूप में इसको ले सकते हैं। ये इसकी जो कल उसने ग्लेनमार्क ने जो फोटो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई थी टैबलेट की, वो ऐसे पैकेज में आएगा। 200 mg के टैबलेट्स इसमें आएंगे। ये दोस्तों मैंने आपको बताया जापान में डिस्कवर हुआ था 2014 में। इसका जो जेनेरिक नेम है ये एविफेविर है। एविफेविर, इसको याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो फेबिफ्लू है इसका जेनेरिक नेम क्या है, तो दैट इज एविफेविर। ठीक है, अच्छा ये दोस्तों क्या सारे पेशेंट्स को दिया जा सकता है? नहीं, ये सारे पेशेंट्स के ऊपर असर इसने नहीं किया है। इसने केवल उन्हीं पेशेंट्स के ऊपर असर किया है जो कि माइल्ड टू मॉडरेट संक्रमित थे, जिनकी हालत माइल्ड टू मॉडरेट थी, यानी कि वो बहुत ज्यादा सीरियस, बहुत ज्यादा सीवियर तरीके से संक्रमित कोरोना से नहीं हुए थे। केवल उन्हीं पेशेंट्स के ऊपर इसने असर किया है। और इसने उन पेशेंट्स के ऊपर भी असर किया है जिनको की कोमॉर्बिड सिम्टम्स थे। कोमॉर्बिड सिम्टम्स का मतलब दोस्तों कि कोरोना के अलावा कुछ और परेशानियां भी थी, जैसे डायबिटीज थी या उनके लंग्स में प्रॉब्लम थी या उनके हार्ट में प्रॉब्लम थी, तो उन लोगों के ऊपर भी इस ड्रग ने अच्छा असर किया है। लेकिन उन्हीं के ऊपर जो कि माइल्ड टू मॉडरेट संक्रमित थे। ठीक है, इसकी जो इफेक्टिवनेस की रिसर्च हुई है, सबसे बड़ी रिसर्च जो हुई है वो जापान में हुई है और जापान इसको दे भी रहा है। तो जापान में जो रिसर्च हुई है उसमें यह पता चला है कि 88% ऑफ द कोविड पेशेंट वर रिकवर्ड विद इन 4 days। 88% जो कोविड के पेशेंट थे वो 4 दिन में रिकवर हो गए थे। इसकी अब कॉस्ट जान लेते हैं दोस्तों। इसकी जो कॉस्ट है वो 103 रुपए पर टैबलेट है। 200 mg का एक टैबलेट जो है वो 103 रुपए का पड़ेगा और जो इसका एक पैकेट होगा उसमें 34 टैबलेट्स होंगे और ये 34 टैबलेट्स 3500 रुपए का होगा। और मैं आपको इसका डोज भी बता देता हूं जो प्रिस्क्राइब्ड है वो ये है कि पहले दिन में 1800 mg 2 बार लेनी है और उसके बाद फिर दूसरे दिन से लेकर के 14वें दिन तक 800 mg इसको लेना है। ये इसकी डोज है, यानी कि एक तरीके से बहुत महंगा ड्रग है, ये इतना सस्ता ड्रग नहीं है। अब मैं आपको इसका मैकेनिज्म बता देता हूं इस ड्रग का कि ये काम कैसे करता है। तो दोस्तों ये जो वायरस का रिप्रोडक्शन होता है उसको रोकता है। इसके रिप्रोडक्शन को कैसे रोकता है? ये एक RDRP एंजाइम होता है, RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। ये एक RDRP एंजाइम होता है और इसी एंजाइम से जो वायरस होता है वो उसका रिप्रोडक्शन होता है, वो मल्टीप्लाई होता है। तो ये क्या करता है कि इसी एंजाइम को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, इसी को हिंडर करता है, इसी को रोक देता है। और जब इसको रोक देता है तो जो वायरस का रिप्रोडक्शन है बॉडी में पेशेंट के, वो रिप्रोडक्शन रुक जाता है। अब मान लिया कि वायरस का रिप्रोडक्शन रुक गया तो क्या होगा कि जो वायरस का लोड होगा पेशेंट के ऊपर वो कम हो जाएगा। अगर उसके अंदर एक वायरस है तो पता चला कि एक ही वायरस रह गया, वायरस का लोड बॉडी के अंदर नहीं बढ़ा, तो वो
अगर माइल्ड टू मॉडरेट पेशेंट है तो वो सीवियर पेशेंट नहीं बना, वो सीरियस पेशेंट नहीं बना, और फिर उसका इलाज आसानी से किया जा सका। तो इस तरीके से ये काम करता है। अब इसके साइड इफेक्ट्स हैं, हाँ दोस्तों बिल्कुल साइड इफेक्ट्स हैं। अगर ये किसी प्रेग्नेंट लेडी को दिया जा रहा है तो उसका जो फ्यूटस है, उसका जो बेबी है टमी में, उस बेबी को नुकसान पहुंच सकता है, उसमें कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो इस वजह से ये प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं दिया जा सकता। प्लस अभी इसके ऊपर रिसर्च हो ही रही है, अभी इसकी रिसर्च कंप्लीट नहीं हुई है, तो इसके और जो साइड इफेक्ट्स हैं वो रिसर्च के बाद हमको बाद में पता चलेगा। तो दोस्तों ये मेडिसिन के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन इसके साथ मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं कि अपने मन से ये वीडियो देखने के बाद किसी मेडिकल स्टोर या किसी हॉस्पिटल से इन ड्रग्स को मत लीजिएगा। तो दोस्तों अब मैं आपको जनरल स्टेजेस बता देता हूं किसी भी वैक्सीन या ड्रग के डेवलपमेंट की। जनरल स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं? तो इसमें जनरली 6 स्टेजेस होती हैं। उन 6 स्टेजेस को जो कंपनियां कंप्लीट कर लेती हैं उनको उसके बाद उस ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग का लाइसेंस मिल जाता है और मार्केट में वो उसको बेच सकती हैं। तो जो सबसे पहला स्टेज है वो है एक्सप्लोरेटरी स्टेज। इसमें प्रॉब्लम को एक्सप्लोर किया जाता है, डेटा इकट्ठा किया जाता है और उसको एनालाइज किया जाता है। उसके बाद प्री क्लिनिकल स्टेज आता है जिसमें कि जो लेबोरेटरीज होती हैं उसमें एनिमल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, वहाँ से डेटा कलेक्ट किया जाता है। फिर क्लिनिकल डेवलपमेंट होता है। क्लिनिकल डेवलपमेंट में ह्यूमन ट्रायल्स चालू होते हैं। इसके 3 स्टेजेज हैं। तो पहले स्टेज में सैंपल साइज छोटा होता है, कम लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट होता है। फिर जब उसका रिजल्ट अच्छा आता है फिर सेकंड स्टेज में जाते हैं जिसमें कि फिर ज़्यादा लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। और फिर जो थर्ड स्टेज आता है उसमें और ज़्यादा लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है और उस जो ड्रग है उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो उनके ऊपर पढ़े जाते हैं, उनके ऊपर उसकी रीडिंग ली जाती है। फिर फोर्थ स्टेज में रेगुलेटरी रिव्यू एंड अप्रूवल, ये गवर्नमेंट के पास जाता है रेगुलेटरी रिव्यू और अप्रूवल के लिए। फिर फिफ्थ स्टेज में इनकी मैन्युफैक्चरिंग चालू होती है और सिक्स्थ स्टेज में क्वालिटी कंट्रोल चालू होता है। तो दोस्तों अभी जो मैंने आपको फेबिफ्लू बताया ये अभी अपने क्लिनिकल डेवलपमेंट के थर्ड स्टेज में है। थर्ड स्टेज की इनका जो एक्सपेरिमेंट है, इनकी जो रीडिंग है वो थर्ड स्टेज का रिसर्च इनका अभी चल रहा था। तो जो भी थर्ड स्टेज के अभी तक के जो इनके रिजल्ट आए थे वो काफ़ी अच्छे आए थे। इसी वजह से भारत सरकार ने इनको मैन्युफैक्चरिंग करने का लाइसेंस दे दिया। लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल उठता है दोस्तों, वो सवाल ये उठता है कि अभी तक इनके ये 3 स्टेप्स बाकी थे। थर्ड स्टेज की जो रिसर्च है वो भी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई थी और इन्होंने जो अपने टैबलेट की कॉस्ट रखी है वो 103 रुपये पर टैबलेट रखी है और जितनी टैबलेट्स को ये रिकमेंड कर रहे हैं खाने के लिए वो लगभग 7,000 रुपीज़ की पड़ेगी। तो एक तरीके से ये लोगों के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करेंगे और उनसे 7,000 रुपये भी लेंगे। और जो एक दूसरी कंट्रोवर्सी इसमें ये है कि ये 14 डेज की डोजेस को रिकमेंड कर रहे हैं। 14 दिन तक लगातार डोजेस खाने के लिए कह रहे हैं, अपनी टैबलेट्स को खाने के लिए कह रहे हैं। तो 14 दिन में तो बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं कोविड के जो खुद से ही ठीक हो जा रहे हैं। तो फिर इनकी मेडिसिन ने उनके ऊपर क्या असर किया इसका तो पता चलेगा नहीं, और वो अगर खुद से ही ठीक हो जाएंगे तो उसका क्रेडिट भी अपनी मेडिसिन को ही देंगे, जो कि गलत बात है। तो भारत सरकार को इस मैटर पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए और जो ये 7,000 और 14 डेज वाला रेशियो है इसके ऊपर कुछ ना कुछ भारत सरकार को कंट्रोल करना चाहिए। तो ये मैंने आपको इसका मैकेनिज्म भी बता दिया और इसके साइड इफेक्ट्स भी बता दिए, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया दोस्तों कि ग्लेनमार्क जो कंपनी है इसको ये ड्रग बनाने का, जो फेबिफ्लू है इसको बनाने का लाइसेंस मिला। तो मैं आपको जरा ये लाइसेंस वाला प्रोसेस भी बता देता हूं कि इंडिया में अगर कोई नया ड्रग आता है, नई मेडिसिन आती है तो कौन उसको लाइसेंस देता है, कौन उसकी अथॉरिटी है, ठीक है। हु गिव्स अप्रूवल एंड लाइसेंस टू न्यू ड्रग इन इंडिया। तो ये दोस्तों एक ऑर्गेनाइजेशन है CDSCO, ठीक है। इसको कहते हैं द सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, द सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल और ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है ये डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के अंदर काम करता है और ये जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज है ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है। तो ये जरा याद रखिएगा कि CDSCO जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है और यही जो ऑर्गेनाइजेशन है यही न्यू ड्रग के लिए अप्रूवल देता है और लाइसेंस देता है। इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो नई दिल्ली में है। ये जो
ऑर्गेनाइजेशन है CDSCO, ये ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1945 के अंतर्गत बना है। और इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कौन क्या क्या है, अप्रूवल ऑफ ड्रग्स, कंडक्ट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स, लेइंग डाउन द स्टैंडर्ड फॉर ड्रग्स, control over the quality of imported drugs in the country, and coordination of activities of state drug कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये सब की सब इसके काम है, ये सब के सब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो स्टेट ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन होता है उनके बीच में भी ये कोऑर्डिनेशन करते हैं ताकि पूरे देश में जो ड्रग की कंट्रोल करना है और क्वालिटी है वो समान रह सके। ठीक है, इसका जो चेयरमैन होता है यानी कि इसका जो हेड होता है वो होता है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ये DCGI। अब ये DCGI इस टाइम इंडिया का कौन है दोस्तों, ये आप पता लगाओ और कमेंट में मुझे बताओ कि इस समय भारत का DCGI कौन है। ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे कौन देता है, कौन सी अथॉरिटी है जो कि इंडिया में ड्रग का अप्रूवल देती है। अच्छा, एक दोस्तों मैं आपको ड्रग के बारे में और बता देता हूं, ये है राज निर्माण वटी। ठीक है, ये जो राज निर्माण वटी है ये भारत में डेवलप की गई कोरोना की दवाई है, ऐसा इसको डेवलप करने वाले बता रहे हैं। ये एक एलोपैथिक मेडिसिन है। एलोपैथिक मेडिसिन का मतलब दोस्तों ये एलोपैथी और आयुर्वेदिक इन दोनों का मिक्सचर है। इसका जो सॉल्ट है उसमें एलोपैथी और आयुर्वेदिक दोनों चीजें मिक्स्ड हैं। इसको डेवलप किया है सैफई मेडिकल कॉलेज। ये सैफई मेडिकल कॉलेज इटावा उत्तर प्रदेश में एक मेडिकल कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है। उन लोगों ने इसको डेवलप किया है और इसको डेवलप करने के लिए उन्होंने 12 आयुर्वेदिक और एक एलोपैथिक मेडिसिन मिलाई है, 12 आयुर्वेदिक एंड 1 एलोपैथिक मेडिसिन। और जो ये सैफई मेडिकल कॉलेज के VC हैं, वाइस चांसलर हैं, इनके हिसाब से इनके रिसर्च को ICMR ने भी अप्रूव कर दिया है। तो ये राज निर्माण वटी, ये लोग कह रहे हैं कि हमने 20 पेशेंट्स के ऊपर इसका ट्रायल किया था। 20 पेशेंट्स में से 10 पेशेंट्स तो 2 से 3 दिनों के अंदर ही ठीक हो गए और बाकी के जो 10 पेशेंट्स हैं उनकी जो हालत है वो भी बहुत जल्दी से सुधर रही है। तो ऐसा इन लोगों ने बताया है राज निर्माण वटी के बारे में, और ये कह रहे हैं कि इसका प्रोडक्शन भी हम बहुत जल्दी चालू कर देंगे। अच्छा दोस्तों, इन दिनों आप ये ICMR के बारे में बहुत ज्यादा सुन रहे होंगे। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा ICMR के बारे में भी बता देता हूं। ICMR का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये एपेक्स बॉडी है इंडिया में कोई भी बायोमेडिकल रिसर्च करने के लिए। कोई भी बायोमेडिकल रिसर्च अगर होता है तो वो बगैर ICMR के अप्रूवल के पूरा नहीं माना जाता है। ये ICMR ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड करता है इसके हर एक रिसर्च को, और किसके थ्रू करता है, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आता है। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आता है और वही ICMR के सारे रिसर्च को फंड करता है। ये दोस्तों फाउंडेड 1911 में इसको फाउंड किया गया था। इसकी स्थापना की गई थी, और जब इसकी स्थापना की गई थी तो इसका नाम था IRFA, इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन। ये IRFA था 1911 में, और उसके बाद फिर 1949 में 1949 में इसका नाम चेंज करके ICMR कर दिया गया, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो ये दोस्तों मैंने आपको सारी मेडिसिन के बारे में बताया, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन नए ड्रग को अप्रूव करता है, और ICMR, इन सारी चीजों के बारे में बता दिया है। फिर से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इन मेडिसिन को जानने के बाद बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी मेडिसिन मत लीजिएगा। और दोस्तों प्लीज किसी बाबा के चक्कर में मत पड़िएगा। ये बाबा लोग अभी कह रहे थे कि आज सूर्य ग्रहण लगेगा, इस सूर्य ग्रहण को लगने के बाद कोरोना खत्म हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अंधविश्वास के चक्कर में मत पड़िएगा। अभी मध्य प्रदेश से एक न्यूज आई थी कि एक मुस्लिम बाबा थे जो कि लोगों का हाथ चूम करके कह रहे थे कि मैं तुम्हारा कोरोना का इलाज कर दूंगा, और वो बाबा खुद कोरोना से मर गए और 29 लोगों को और कोरोना दे के चले गए। तो अंधविश्वास के चक्कर में मत पड़िएगा। इसका जो इलाज निकलेगा वो मेडिकल साइंस और साइंस ही निकालेगा। तो प्लीज़ किसी अंधविश्वास के चक्कर में मत पड़ना दोस्तों, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि लेटेस्ट टॉपिक्स के सारे वीडियोज़ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सब के सब आपके पास टाइम से पहुंचते रहें और सभी ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।